Good afternoon to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, आज की क्लास जो है करंट की आपकी लाइव सुबह नहीं हो पाई, समहाउ कोई रीज़न थी इसके कारण लाइव सुबह नहीं ले पाई। तो आज की क्लास आप लोगों को जो है वीडियो वो रिकॉर्डिंग अपलोडेड वीडियो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग करंट की क्लास आज थोड़ा उस तरीके से आप लोग लेकर के ओवरऑल क्या है कि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, है ना। तो आज की क्लास इसलिए रिकॉर्ड की जा रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कुछ इश्यूज पर, देख लेते हैं आज की क्लास की, यानी करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखेंगे, MCQs देखेंगे, वल्नरेबल फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, न्यूज, मुद्दे, समाचार क्या क्या है। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट इश्यूज पे आते हैं। फर्स्ट है भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? वृंदावन में। तो भारत का पहला क्या है? यह पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल यूपी मथुरा के वृंदावन में खोला गया, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के वृंदावन में खोला गया है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग एक्चुअली क्या है कि इन दिनों जो है कुछ योजनाएं, जैसे सैनिक स्कूल की योजना चल रही है कि कितने टारगेट किए गए हैं, करीब 100 स्कूल्स खोलने की जो लक्ष्य रखा गया है। उन्हीं 100 स्कूल्स के लक्ष्य में से एक आपका हो गया है पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल। ये भारत का पहला क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये भारत का पहला पूर्ण बालिका है। अब तक क्या होता था, केवल बॉयज के लिए होता था सैनिक स्कूल, लेकिन पहली बार ऐसा किया गया है। चूंकि और पहली बार किया गया इसलिए पहला बोला भी जा रहा है कि यह है पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल। तो मैंने आपको बताया कि 100 अभी स्कूल्स की जो परियोजना चल रही है उसी के तहत यह स्कूल एक ये भी है। लेकिन यह कभी आप लोगों ने सोचा कि ये जो स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है कि यह सैनिक स्कूल की प्रेरणा आई कहाँ से? सैनिक स्कूल वाली प्रेरणा, तो इसको ध्यान रखिएगा, रॉयल इंडियन आपकी मिलिट्री कॉलेज और रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, ठीक है, इसकी अवधारणा कहाँ से आई थी? तो रॉयल इंडियन मेडिकल कॉलेज एंड रॉयल इंडियन, ये जो प्रेरणा लिया गया इन दोनों से ही ये प्रेरणा लेकर के सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब इसका उद्घाटन किया किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो हमारे रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है हमारे रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया गया है। तो यही है आपका कह सकते हैं कि सैनिक स्कूल के बारे में रिगार्डिंग दिस इतना इंफॉर्मेशन। इसमें ये केवल समझने की चीज़ है कि यहाँ से ये प्रेरणा ली गई है और इसका उद्देश्य क्या है। तो अभी जो आपकी नेशनल जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या करना है, ये गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी वाली जो एजुकेशन उसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, एक एजुकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, इसे प्रोवाइड कराना है। क्लियर? नाउ एक चीज आप यहाँ पे और देखेंगे, यहाँ पे राजनाथ सिंह की भी इमेज बनी हुई है और यहाँ पर योगी बाबा भी आप देख रहे हैं। तो इसका उद्घाटन की अगर बात की जाए तो चूंकि कहाँ किया गया है? वृंदावन में किया गया, तो यूपी के CM डेफिनेटली वहाँ होंगे। और ये सैनिक स्कूल है तो यानी रक्षा से संबंध है, तो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है, इसलिए उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। अब इस स्कूल का यहाँ पर देखेंगे संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल जो है यह नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके अलावा अगर कोई और डाउट हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसका जो है स्थापना किया गया है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। DRDO ने अपना 6th जो है स्थापना दिवस मनाया है। मैं क्लास में हमेशा, जब भी मैंने क्लास आप लोग की लाइव क्लास रही, मैंने हमेशा पूछा कि DRDO की स्थापना कब की गई। अगर आज भी ये क्लास लाइव होती तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली है जो पुटअप किया जाता। तो ध्यान रखिएगा, DRDO की स्थापना यानी अगर पूछा जाए व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1958। ओके, 1 जनवरी 1958 was established, 1 January 1958, and Dr. Samir V. Kamath, chairman. Dr. Samir V. Kamath is the chairman of your DRDO. DRDO, full form of DRDO is Defense Research and Development Organization. Defense Research and Development Organization, DRDO.
ओके नाउ, अगर ये पूछा जाए सवाल आप लोग से कि डीआरडी जो है भारत में किस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है, बहुत सिंपल सा आसान सा, मैंने पूछा भी था एक दिन क्लास में लेकिन कोई रिस्पॉन्स इसकी कोई जवाब नहीं आई। तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ इंडिया में ये कर क्या रहा है, भारत को किस क्षेत्र की ओर आत्मनिर्भर करना चाह रहा है। तो साइंस एंड टेक में भी विशेषकर आप देखेंगे जो आपकी सैन्य प्रौद्योगिकी है यानी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ओके, इस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है, सैन्य प्रौद्योगिकी में क्या कर रहा है, भारत को यह आत्मनिर्भर बनाना चाह रहा है, आत्मनिर्भर। ओके, किस क्षेत्र में, तो सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। अगर मैं पूछूं कि इन ईयर 2023 व्हाट आर द मेजर achievements of DRDO, what are the major achievements of DRDO, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स को। जैसे मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो क्या क्या रहे हैं DRDO के, देख लेते हैं। चलिए, DRDO के मेजर अचीवमेंट्स, मेजर अचीवमेंट्स ऑफ DRDO, ओके, मेजर अचीवमेंट्स ऑफ DRDO। तो फर्स्ट यहाँ पे हम दे सकते हैं ऑटोनोमस, ओके। एक्चुअली DRDO क्या है, DRDO हैज कंडक्टेड ए फ्लाइट विंग टेस्टिंग, क्या क्या है ये, फ्लाइट ट्रायल। किस प्रकार का ट्रायल था, फ्लाइट ट्रायल, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी, एंड द नेम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर। हम लोग जब क्लास कर रहे थे इसकी, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटर ये सफल रहा, डिमोन्स्ट्रेटर ये टेक्नोलॉजी सफल रही। ये क्या है, एक फ्लाइट टेस्टिंग थी, उड़ान परीक्षण किया गया था कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। हम लोग इस पे जब ये किया गया था टेस्टिंग, तो मैं क्लास में पढ़ाई भी थी और हम लोग इस पे डिटेल पे डिस्कस किए थे। और आज केवल हम लोग उपलब्धि को देख रहे हैं, तो नो नीड ऑफ दैट कि हम लोग इसके डिटेल में फिर जाएं, जो मेन कीवर्ड्स उस पे रहते हैं। तो क्या इसका नाम दिया गया डिमोन्स्ट्रेटर, ये एक सक्सेस रहा। दूसरा सक्सेस क्या था, दूसरा सक्सेस की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अग्नि प्राइम, ओके, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, ओके, बैलिस्टिक मिसाइल। और इसे कभी भी आप देखेंगे कि अगर इन सब जो DRDO से रिलेवेंट अगर कोई भी टेस्टिंग होती है, मिसाइल होता है, टेस्टिंग की जाती है, तो इसे हमेशा इसमें किसका नाम आता है, कहाँ से टेस्टिंग किया गया, उड़ीसा से किया गया। ऑलवेज आप देखेंगे कि यही नाम आता है, उड़ीसा तट से, ओके। लेकिन अगर इसरो का दिया जाता है, इसरो का अगर कोई टेस्टिंग होती है तो क्या नाम आएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ऐसा 99% टाइम होता है। तो अगर नहीं याद रहे कि किसकी टेस्टिंग कहाँ से है, तो देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में DRDO पूछ रहा है, इसरो पूछ रहा है। इसरो तो आंध्रा, DRDO तो उड़ीसा, ठीक है। चलिए, तो उड़ीसा के तट से इसकी भी एक सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया था अग्नि प्राइम का। थर्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे DRDO प्लस भारतीय नौसेना यानी इंडियन आर्मी, इन दोनों ने मिलकर, ओके, भारतीय नौसेना, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, गोवा के तट से एक इंडिजीनियस यानी स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉपेबल, क्या नाम है, एयर ड्रॉपेबल, एयर ड्रॉपेबल यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, यानी जिसे शॉर्ट में बोला जाता है ADC-150, यह नाम दिया गया है। इसकी भी टेस्टिंग की गई और यह भी सफल रहा। जो कि हम लोग उपलब्धि को देख रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सफल हुए चीजों को ही देखेंगे, उपलब्धि देख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना है, ये हो गया। नाउ इसके अलावा, और ये क्या है, इसकी खासियत इंडिजिनस है, स्वदेशी रूप से विकसित है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि क्या है, यह स्वदेशी रूप से विकसित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। ब्रिक्स ने वैश्विक परिवर्तन का संकेत देते हुए 5 नए सदस्यों का स्वागत किया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को करना कैसे है, देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि ब्रिक्स ने वैश्विक परिवर्तन, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे ब्रिक्स। मेरा सवाल अगर मैं यहाँ पे ये है कि आप लोग से मैं पूछ तो नहीं सकती क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, केवल ये इन्फॉर्मेशन अगेन देना चाहूंगी कि अर्जेंटीना ने क्या किया, ब्रिक्स की सदस्यता को खारिज कर दिया। किसने किया है, अर्जेंटीना ने इसकी मेंबरशिप को, इसकी सदस्यता को खारिज कर दिया, अपने आप को वहां से निकाल लिया। किसने, अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, जेवियर माइली, जेवियर माइली, ओके, जेवियर माइली, ठीक है, जेवियर माइली। अब चूंकि बात आती है कि यहां पर दिखाया जा रहा है
हाँ, इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा कि इस साल यानी इन 2024 ब्रिक्स का जो सम्मेलन किया जाएगा, ब्रिक्स सम्मेलन यानी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन 2024 का कहाँ किया जाएगा? 2024 वाला यह किया जाएगा आपका रशिया में, रूस में किया जाएगा। ठीक है, जब यह रूस में किया जाएगा तो यहाँ पर एक चीज का है कि हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा कि यहाँ पर करीब आपके यानी इन 2023 अगस्त की बात की जाए, अगस्त 2023 में यहाँ पर 6 देश जो हैं आपके ब्रिक्स में शामिल हो गए। और वो 6 देश कौन कौन से रहे? अर्जेंटीना, ओके, सऊदी अरब, इसके अलावा आप यूएई कर सकते हैं, इजिप्ट कर ले यानी मिस्र कर ले, इजिप्ट मिस्र हो गया। इसके अलावा ये कितने हो गए? 4 हो गए। इथोपिया हो जाएगा, इथोपिया, ओके, इथोपिया, ईरान हो गया आपका, ईरान हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कंट्रीज यहाँ पर आपके हो गए। इन 6 में से ये तो हट गया अर्जेंटीना, तो रह गए 5। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये तो 5 ये जो सदस्य हैं ये कब शामिल हुए थे? अगस्त 2023 में, ओके, एडमिटेड इन अगस्त 2023 एंड फ्रॉम एंड इट इज इफेक्टेड फ्रॉम एंड इट हैज बीन इफेक्टेड फ्रॉम जनवरी। यानी कब से प्रभावी क्या हुआ? यह प्रभावी कब से हुआ? ब्रिक्स में जो ये 5 देश शामिल हो गए यानी वर्तमान में 10 देश हो गए, तो ये प्रभावी कब से हुआ? ये 5 ये प्रभावी हुआ है आपका जनवरी 1 जनवरी 2024 से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 5 देश जो इसमें शामिल हुए प्लस पहले से जो इसके संस्थापक देश थे। सो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कभी भी कि संस्थापक देश कौन है ब्रिक्स के, तो वही 5 नाम होंगे जो जिन्होंने इसका क्या किया? स्थापना किया, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ब्रिक्स को लेकर के इसकी पहली बैठक की गई थी 2009 में। 2006 में केवल यह 4 देशों का समूह था। साउथ अफ्रीका वाज एडमिटेड इन दिस इन ईयर 2010। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेगा। नाउ अब एक सवाल आता है यहाँ पर, वैश्विक परिवर्तन का संकेत, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ये जो कीवर्ड आप देख रहे हैं वैश्विक परिवर्तन का संकेत, ये आपके मेंस तक में यह पूछेगा और इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, चूंकि अब देख लेते हैं वैश्विक परिवर्तन का संकेत यानी कुछ ना कुछ ग्लोबली जो है चेंज हो रहा है और उसका यह संकेत देगा। संकेत किस रूप में देगा वो देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जब ये देश, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर मैंने देश के नाम लिखे हैं। तो सपोज ये हो गया आपका सऊदी अरब, ये हो गया आपका ईरान और ये आपका हो गया यूएई। यानी ये 3 कंट्रीज यहाँ हो गया आपका मिस्र, ये हो गया आपका इथोपिया, यानी ये अफ्रीका वाला हो गया और ये आपका हो गया मध्य राष्ट्र जिसको हम बोल सकते हैं मध्य राष्ट्र। ठीक है, मध्य राष्ट्र ये और ये आपके आ गए। बाकी तो 5 में आप देख ही रहे हैं, ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, तो इनको छोड़ दें, केवल इन 5 को यहाँ पे देख ले। मैप कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी आप लोग सभी पढ़ते हैं जीके जीएस में, तो मैप अगर आप लोग थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आएगा कि ये मध्य राष्ट्र हो गया, ये सभी मध्य राष्ट्र वाले हो गए। और पश्चिम का देश यहाँ पे किसको बोला गया है? तो यूरोप वाला जो रीजन है पश्चिम देश कहलाता है। ठीक है, ये पश्चिमी देश कहलाता है। अब यहाँ पर कि वैश्विक परिवर्तन का संकेत किस प्रकार से दे रहा है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, ऐसा अनुमान लगाया गया, यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया इस जगह। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया। ठीक है, और यह अनुमान कैसा लगाया गया? क्या अनुमान लगाया गया कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय दुनिया में, यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय दुनिया यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है आपका, ठीक है, यह परिवर्तन क्या था कि इंटरनेशनल ये जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या किया गया? बहुध्रुवीयता, यानी हम कह सकते हैं मल्टीपोलरिटी। क्या आएगा? मल्टीपोलरिटी, पोलरिटी। इस मल्टीपोलरिटी को क्या किया गया? ये बढ़ावा देगा। ठीक है, मल्टीपोलरिटी को बढ़ावा देगा। कौन सा? ये सभी जो 10 देश शामिल हो गए। 10 में आप देखेंगे कुछ आपके ईस्ट में हो गए, कुछ मिडिल में हो गया, है ना, ये सारे मिडिल वाले, ईस्ट वाले, रशिया, चाइना, ये सब हो गए। तो ये मल्टीपोलरिटी को बढ़ावा तो देगा ही, और किस प्रकार का? जहां संघर्षरत, कौन कौन से हैं संघर्षरत, यानी स्ट्रगलिंग मिडिल नेशंस है। स्ट्रगलिंग, ये सभी मिडिल नेशंस है, स्ट्रगलिंग मिडिल नेशंस है।
समझने का प्रयास कीजिएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगलिंग क्या है ये, हम कह सकते हैं यहाँ पर स्ट्रगलिंग नेशंस, स्ट्रगलिंग नेशंस, मिडिल नेशंस, स्ट्रगलिंग में भी मिडिल बोलना जोड़ रही है, यानी यहाँ पर जो है संघर्षरत मध्य राष्ट्र। अब ये क्या करेंगे, जब ये शामिल होंगे और आगे के आपका चाइना ये सब शामिल हो जाएगा, तो ये सभी मिलकर यह जो पश्चिम के तरफ है, पश्चिमी देश, ठीक है, इसको चुनौती ये दे सकते हैं। पश्चिम नेतृत्व वाली जो विश्व की व्यवस्था है, पश्चिम का नेतृत्व करने वाली जो विश्व की व्यवस्था है, उसको ये क्या करेंगे, चुनौती दे सकते हैं। इधर ये सभी मिलकर इधर चुनौती दे सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर एक और समझने का प्रयास की, अगर ये आप लोग को समझ में ना आए तो कल की क्लास तो मॉर्निंग में लाइव होगी, आप लोग मुझे लाइव क्लास में फिर से इसको पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये उसको चुनौती देने की बात कर रहा है कि उसको यहाँ पे, अब चूंकि बोला क्या क्यों गया बोला गया पश्चिमी देशों को, क्योंकि पश्चिम देश अभी आपके क्या है, आप देखेंगे कि सबसे अधिक विभिन्न क्षेत्रों में, ये विभिन्न क्या सभी क्षेत्रों में वो सबसे आगे है। आर्थिक रूप से देखें तो आगे हैं, अगर ये देखा जाए कि आर्थिक उनकी सैन्य क्षमता उसमें भी वो आगे हैं, उन मतलब ओवरऑल वो एक डेवलप्ड कंट्रीज है। और भारत को भी टारगेट किया जा रहा है विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए इन ईयर 2047 तक। तो इन्हीं जो डेवलप्ड कंट्रीज है इसको ये चुनौती दे सकते हैं अब, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर इसका वैश्विक परिवर्तन का संकेत यही है। चूंकि यह आरंभ किया गया, हो सकता आगे चल करके इसमें और भी कुछ परिवर्तन आ जाए, कोई और भी परिवर्तन आ जाए, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, और रिकी पॉन्टिंग के बाद, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने कितना बनाया था वनडे तक में 29 सेंचुरी, रिकी पॉन्टिंग 29th सेंचुरी थी। और उनके बाद कौन है, तो उनके बाद जो है आपकी ये डेविड वार्नर, इन्होंने कितना बनाया है 22 सेंचुरीज, ठीक है। और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर ली, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर ली, ठीक है। बस हेडलाइन ध्यान रखेंगे, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई योजना की अवधि 1 साल और बढ़ा दी। आखिर ये पीएलआई योजना है क्या, तो सबसे पहले तो ये लिखे पीएलआई है क्या, तो ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन लिंक्ड पीएलआई इंसेंटिव। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो ये ऑटोमोबाइल देख रहे हैं, इस ऑटोमोबाइल के लिए एक बजट रखा गया है करीब 25 करोड़ का, 938 इतने करोड़ का, अप्रोक्स 26 करोड़ आप मान लें कि इसका बजट जो है रखा गया है। अब इस ऑटोमोबाइल में कोई ना कोई ऑटो कंपोनेंट्स के द्वारा ही तो कार्य किया जाएगा ना, ऑटो कंपोनेंट्स के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ऑटो कंपोनेंट्स करती क्या है, जो ऑटो कंपोनेंट्स है वो क्या करेगी, ये हाईली ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ये क्या करेगी, हाईली ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ओके। इस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के घरेलू विनिर्माण, यानी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए घरेलू विनिर्माण, ओके, इसके लिए क्या करेगी, घरेलू विनिर्माण के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए ये 18% की वित्तीय प्रोत्साहन, कितना परसेंट, 18%, ठीक है, वित्तीय प्रोत्साहन की ये सिफारिश करेगी, वित्तीय प्रोत्साहन की सिफारिश ये करेगी। प्रोत्साहन सिफारिश किसके द्वारा, पीएलआई के द्वारा सिफारिश, ठीक है। यही है आपका पीएलआई योजना, यही है आपकी पीएलआई योजना, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा इन्होंने किया है। तमिलनाडु में इन्होंने क्या किया, लक्षद्वीप में क्या किया है, चलिए उन सब पे थोड़ा सा हम लोग गौर करते हुए आगे बढ़ते हैं कि तमिलनाडु, लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती और केरल, इस दौरे में क्या क्या किए गया है सुधार, उसको थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसमें आते हैं, यहाँ पर
तमिलनाडु में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब भी जाएंगे तो वहाँ पर डेवलपमेंट विकास के लिए ही वहाँ पर सबसे पहला क्या लाइन आएगा कि विकास के लिए क्षेत्र में वो कार्य करेंगे, बजट देंगे। तो तमिलनाडु में इन्होंने कौन कौन से विकास के लिए बजट दिया और कितना बजट दिया इन तमिलनाडु में इन्होंने विकास के क्षेत्र के लिए किस एरिया में विकास की बात कर रहे हैं? विमानन यानी एविएशन हो गया, रेलवे हो गया, सड़क हो गई, सड़क हो गया, रेल हो गया, ओके, तेल एवं गैस, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा शिपिंग को रख लें। शिपिंग किन किन क्षेत्रों में ये विकास की बात कर रहे हैं? एंड हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन सेक्टर्स में इन्होंने कितना बजट दिया? 19,850 करोड़ का बजट इन्होंने रखा इसके निर्माण के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है जब ये वहां गए हैं तमिलनाडु तो किन किन क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट के कार्य को करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने कितना दिया है? 9,000 करोड़, ओके, 9,000 करोड़ इसके लिए भी इन्होंने दिया है। नाउ अब इसके बाद ये बात कब वो गए हैं? अब ये गए कब है? तो 2-3 जनवरी को। इसके बाद 3 जनवरी को लक्षद्वीप की राजधानी है कावाराती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावाराती। यहाँ पहुंचे, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं कावाराती पे, ठीक है, कावाराती। यहाँ पर इन्होंने कितने का इनका प्रोजेक्ट था? इस जगह यहाँ पर इनका प्रोजेक्ट था करीब 1150 करोड़ का। और किन क्षेत्रों के लिए था इनका प्रोजेक्ट? था टेलीकम्युनिकेशन, ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हेल्थ हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर, ओके। इसके अलावा सोलर एनर्जी एंड हेल्थ, इन सभी एरियाज के लिए, उन्होंने क्या किया? करीब करीब कितना रुपए दिया? तो करीब उन लोगों, मोदी जी के द्वारा 1150 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। इन सब के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इन अगस्त 2020 में मोदी जी कावाराती गए हुए थे और वहाँ पर स्लो इंटरनेट स्पीड, वहाँ की इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो थी, स्लो इंटरनेट स्पीड थी। लक्षद्वीप की बता रही हूँ, ठीक है, स्लो इंटरनेट स्पीड थी। इसी स्पीड का समाधान करते हुए मोदी जी ने यहाँ पर क्या किया था? एक चुनौती दिया, ओके। चुनौती ही नहीं दिया, चुनौती के साथ साथ चुनौती का समाधान करने की उन्होंने घोषणा भी की। चूंकि चुनौती का समाधान कैसे किया जाएगा, तो ये जो चुनौती दी गई थी स्लो इंटरनेट स्पीड की, इसके समाधान के लिए उन्होंने क्या किया था? कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स, ओके, आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन यानी शॉर्ट में बोले इसको तो क्या लिखा जा सकता है? KL, कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स, KLISOFC यानी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, OFC, ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया था उस टाइम जब इन्होंने घोषणा की, चुनौती दी, तो इसकी क्या किया? इसका इनाग्रेशन, इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इसको उस समय केवल लॉन्च किया गया था, लेकिन अब जाकर के ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए कंप्लीट होने के साथ ही इसका उद्घाटन भी, जब ये कंप्लीट हो गया तो मोदी जी तो गए हुए हैं वहां पर, इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया। और अब क्या होगा? जो पहले इंटरनेट की स्पीड स्लो थी, अब उसमें कितने % बढ़ गया? 100 टाइम्स बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ये 100 टाइम्स। और 100 टाइम्स बढ़कर देखेंगे तो इंटरनेट की स्पीड कितनी हो गई? 1.7 Gbps से बढ़कर कितनी हो गई? 200 गीगाबाइट, इतनी PS हो गई। 200 Gbps, ये गीगाबाइट हो गई, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हो गई आपकी
तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरला वगैरह का दौरा। नाउ नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, राजस्थान में शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया है डेजर्ट साइक्लोन? राजस्थान में। किस प्रकार की योजना है, चलिए देख लेते हैं, किस प्रकार का एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यह एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ओके, यूएई, बस सबसे पहले ये ध्यान रख लें। नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। देखिए अभी चूंकि लैक ऑफ टाइम है, मैं बहुत इसके बाद ही मेरी क्लास है तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मेंशन कर पाऊंगी, केवल इतना बता दे रही हूँ कि आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो अन्य जो मैंने एक्सरसाइज बताए हैं उन सभी को पढ़ते हुए फिर इसको पढ़ेंगे तो पुराने वाले भी रिविजन हो जाएंगे और वो बेहतर हो जाएगा। एग्जाम में भी कभी पूछेगा तो आप लिखने की स्थिति में रहेंगे, आंसर दे पाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया और ये क्या है, एक ये हो गई कौन सी है? डेजर्ट साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इनके बीच में सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था इन सितंबर 2008 में ज्वाइंट इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज। कौन था वो? ज्वाइंट इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज। कहाँ किया गया था? यह अबू धाबी में किया गया था, अबू धाबी। ओके, अबू धाबी में यह किया गया था। शुरुआत कब हुई थी? इन ईयर 2008 में। इन ईयर 2008 में यह शुरुआत जो है की गई थी। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है? सागर परिक्रमा का जो 10वां चरण है वो 1 जनवरी को चेन्नई बंदरगाह से शुरू किया गया है। अब चूंकि क्या है, ये सागर परिक्रमा का 10th फेज है। कहां से स्टार्ट किया गया? चेन्नई बंदरगाह से। और ये किसको किसको टच करेगा, कहां कहां ये ट्रेवल करेगा? तो सबसे पहले एक नाम लिखे है नेल्लोर का। किसका सबसे पहले क्या आएगा? नेल्लोर। नेल्लोर लिख ले। इसके अलावा दूसरा कि विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। इसके अलावा थर्ड नेम लिखे श्री काकुलम, काकुलम। ओके, इन 3 क्षेत्रों को ये क्रॉस करता हुआ जाएगा, पास करता हुआ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट फेज है सागर परिक्रमा की, जो फर्स्ट फेज है ये कहां से स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट फेज ये स्टार्ट हुई थी कच्छ। कच्छ यानी गुजरात। कच्छ का मतलब क्या हो गया? गुजरात से ये स्टार्ट हुई थी। गुजरात से कब स्टार्ट हुई थी? इन 2023। ओके, और कहां तक ये क्रॉस की? महाराष्ट्र को। जितने भी आप तट वाले देखेंगे क्षेत्र, जितने भी तट वाले क्षेत्र हैं, इस सागर परिक्रमा सबको टच करता हुआ यह आगे जाएगा, सबको टच करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सागर परिक्रमा का 10वां चरण। मद्रास में, मद्रास पहुंच गया है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह कैसे आया? या इस प्रकार से इसका रोटेशन चल रहा है। मैप ध्यान रखिएगा तो आसान रहेगा। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है इसरो ने क्या किया है? PSLV C58 एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है यह एक्सरे सैटेलाइट। ये क्या काम करेगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि स्टडी किसका स्टडी करेगा, किसका अध्ययन करेगा? तो इट विल स्टडी एक्सरे पोलरीमीटर। पोलरीमीटर किसका अध्ययन करेगा? एक्सरे पोलराइजेशन लिख लें, ज्यादा सही रहेगा। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन एंड इट्स, ठीक है, कॉस्मिक रेज। इसकी जो कॉस्मिक रेज है, जैसे सच एज ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स हो गया, सच एज ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सरे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक रेज सच एज क्या क्या हो जाएगा? ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। इसकी यह स्टडी करेगा। इसकी स्टडी थोड़ा हम लोग इस पर डीपली देख लेते हैं क्योंकि साइंस एंड टेक का पोर्शन है तो आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है। साइंस एंड टेक से संबंधित प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं जब साइंस एंड टेक पूछेगा तो। ठीक है, चलिए एक एक लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा। किसकी स्टडी कर रहा है यह? तो मेनली इट विल स्टडी दिस। ओके, नाउ अब दूसरी चीज है, इट इज द, आप यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख लें यहाँ पर, वर्ल्ड्स, इट इज द वर्ल्ड्स सेकंड। ठीक है, वर्ल्ड सेकंड यानी भारत का दूसरा सच मिशन। इससे पहले कौन सा था?
सच मिशन आफ्टर, किसके बाद हुआ है ये? आफ्टर द इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर यानी IXPE लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा इन ईयर 2021। तो ये इसके दूसरी फीचर्स को ध्यान रखिएगा, यह इसके दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसके साथ ये अपने साथ कितना लेके जा रहा है? 2 पेलोड्स इसमें शामिल होंगे, 2 पेलोड्स इसके साथ शामिल होंगे। और वो कौन कौन से पेलोड्स हैं, इसका नाम लिख लेते हैं यहां पर। फर्स्ट आएगा आपका इंडियन एक्सरे पोलारीमीटर, यानी अगर शॉर्ट में इसे लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? POLIX। एंड अनदर वन क्या आ जाएगा? अनदर वन एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ओके, एंड टाइमिंग इसका क्या होगा? XSPECT। ओके, PECT, ठीक है, PCT, ये ध्यान रखिएगा। गॉट माय पॉइंट? नाउ अब इन दोनों को, चूंकि ये क्या है? पेलोड्स है, ये दोनों क्या है? पेलोड्स है। इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया या इसका निर्माण किया गया? तो इट हैज बीन बिल्ट बाय। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया तो क्या आएगा? बिल्ट बाय। किसका नाम आएगा? किसके द्वारा इसका निर्माण जो है यह किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि इट हैज बीन बिल्ट बाय। ओके, इट हैज बीन बिल्ट बाय, दो नाम यहाँ पे जरूर ध्यान रखें। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इसको थोड़ा मैं जितना इसमें लेंदी बता रही हूँ, आप लोग जरूर एक बार ध्यान से इसको फिर से रिवीजन जरूर कीजिएगा। UR राव सैटेलाइट सेंटर। ओके, नाउ अब ये बात हो गई किसको? इसके फीचर्स को हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं PSLV C58 क्या कर रहा है, ठीक है। PSLV C58 आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट इसका जब हम कर रहे होंगे तो फटाफट इसके नोट्स को जरूर लिखते चलेंगे, ठीक है। PSLV C58 इसे देख लेते हैं क्या करता है। PSLV C58 ये क्या करेगा? अगर इसका देखा जाए तो ये क्या कर रहा है? इसका काम क्या है? हैज प्लेस्ड द प्राइमरी सैटेलाइट। ये क्या करेगा? हैज प्लेस्ड द प्राइमरी सैटेलाइट। ओके, प्राइमरी सैटेलाइट एक्सपोसैट। इसको कहाँ सेट करेगा? एक्सपोसैट कहाँ सेट कर रहा है? इन द डिजायर्ड ऑर्बिट। ओके, ये काम हो गया PSLV C58 का। नाउ अगर अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये थर्ड टाइम, ठीक है, इसरो यूज्ड, ध्यान रखिएगा, लिख लें, इसरो यूज्ड द PSLV। ओके, PSLV यूज्ड द PSLV। थर्ड टाइम इसरो यूज्ड द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल, और इसका नाम क्या है? POEM, ठीक है, प्लेटफॉर्म। हाँ, इसको प्लेटफॉर्म लिख लें, प्लेटफॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी इन, पूरा लिख लें इसको, इन स्पेस एक्सपोसैट become India's third place. Okay, become India's third space, ठीक है। नाउ या फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि एक्सपोसेट बिकम, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लें, ठीक है।
इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लें, एक्सपोसेट बिकम, क्योंकि डिमोनेस्ट्रेट, इसको एक लाइन करें और इसको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख लें कि एक्सपोसेट, ओके, बिकम इंडियाज थर्ड स्पेस, ओके, थर्ड स्पेस बेस्ट ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। आफ्टर द लंच, आप इसको ऐसा करें, जस्ट ए मिनट, इसे मैं फिर से लिख दे रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि एक लाइन ये कंफ्यूज कर देगा। देखिए, चलिए इसे मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ। एक्सपोसेट, फर्स्ट थिंग आपने यहाँ पर क्या था कि थर्ड टाइम इसरो यूज्ड द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल प्लेटफॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ इन स्पेस, डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी इन स्पेस, ये हो गया। इसके अलावा एक्सपोसेट को लेकर के लिखें, एक्सपोसेट, ये क्या है? एक्चुअली ये थर्ड लेबोरेटरी है, तीसरी वैधशाला स्पेस लेबोरेटरीज को हम बोलेंगे किसके बाद है, तो एक्सपोसेट बिकम्स इंडियाज थर्ड, ओके, इंडियाज थर्ड प्लेस बेस्ट ऑब्जर्वेटरी आफ्टर द लॉन्च ऑफ सोलर मिशन, क्योंकि सोलर मिशन आप देखेंगे आदित्य L1 जो था वो फर्स्ट था, ठीक है, सोलर मिशन आदित्य L1, ये ध्यान रखना है। एंड अनदर वन कौन सा है, एंड एब्स्ट्रैक्ट, ओके, एब्स्ट्रैक्ट लॉन्च्ड इन, ये कब लॉन्च हुआ था, यह लॉन्च हुआ था इन ईयर 2015 में। तो इन दोनों के बाद, यानी इसके और इसके बाद ये तीसरी वैधशाला है, तीसरी स्पेस जो लेबोरेटरी है इन दोनों के बाद में, इसलिए मैंने लिखा है बिकम्स इंडियाज थर्ड, ये होगा तीसरा बन जाएगा ऑब्जर्वेटरी आफ्टर द लॉन्च ऑफ सोलर मिशन आदित्य L1 ऑन एब्स्ट्रैक्ट इन 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक्चुअली अरविंद जो पनगड़िया है, इससे पहले ये किसके थे, नीति आयोग, किसमें थे ये, नीति आयोग के ये क्या थे, नीति आयोग के यह पूर्व यानी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पूर्व उपाध्यक्ष थे ये नीति आयोग में। नाउ अब बात की जाए 16वें वित्त आयोग के इनको बनाया गया है, तो इसमें सचिव कौन है, सचिव किसको बनाया गया है, सचिव का नाम है सचिव का नाम देख लें, यहाँ पर होगा ऋत्विक रंजनम पांडे, ओके, पांडे सचिव हैं इसके, ठीक है, यानी सेक्रेटरी हैं 16वें वित्त आयोग के। इसके अलावा यह जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, सबमिट रिपोर्ट फॉर 5 ईयर प्लान, फॉर 5 ईयर, यानी कब से कब तक, 2026 से लेकर 26-27 से लेकर 2030-31 की रिपोर्ट को कब सबमिट करेगी, अक्टूबर 31 ऑफ अक्टूबर इन ईयर 2025, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिपोर्ट सबमिटेड रिपोर्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, ओके, 5 ईयर पीरियड के लिए, ओके। 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। मेरा आज का सवाल है आप लोगों के लिए, चूंकि वीडियो क्लास है ये रिकॉर्डेड जारी है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह थे। इन्होंने एक सिफारिश की थी, सिफारिश क्या था कि केंद्र जो है राज्य को कितना परसेंट जो देगा, इसकी सिफारिश की थी। तो कितने परसेंट की रेवेन्यू या टैक्स, वॉटएवर जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप मुझे इसका मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, वित्त आयोग से संबंधित 2-4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग आर्टिकल 280, ये ध्यान रखना है। वित्त आयोग के बारे में क्या ध्यान रखना है, वित्त आयोग यानी आर्टिकल 280, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
ये किस प्रकार की बॉडी, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वित्त आयोग, या इसको लिखने की आवश्यकता नहीं कि इतना ऐसे ही समझ लें कि वित्त आयोग यानी आर्टिकल 280 हो गया। ये किस प्रकार की बॉडी है, तो ये एक अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक, ठीक है, अर्ध निकाय है, और जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किसके द्वारा, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक 5 वर्ष पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्वामित्व योजना के तहत सरकार के द्वारा लगभग 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड जो है वितरित किए गए हैं। किसके तहत है, स्वामित्व योजना। इसको स्वामित्व योजना के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस योजना को कब लॉन्च किया गया, 24 अप्रैल 2020, ठीक है। और 24 अप्रैल को आपको क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। ओके, पंचायती राज दिवस जो है यह सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। स्वामित्व योजना, उद्देश्य क्या है इसका क्या उद्देश्य है इस योजना को लाने का, तो केवल इसका एक लाइन में ध्यान रखेंगे। हाँ, जब लाइव क्लास होगी ना, कल मॉर्निंग में लाइव क्लास होगी, जैसे आप लोग की एज यूजुअल डेली चलती है, अगर इस समझ में, अगर इनमें से आज की क्लास में कुछ समझ में ना आया हो तो कल की क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक रूप से और आर्थिक, इन दोनों दृष्टिकोण से, आर्थिक, सामाजिक हो या आर्थिक, ठीक है, इन दोनों दृष्टिकोण से क्या करना है, सशक्त करना है और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत, इसका क्या करना है, का निर्माण, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यही इसका ओवरऑल उद्देश्य। 2021 से 25 तक में कितने गांव को टारगेट किया गया है, करीब करीब 6.2 लाख, इतने गांव का क्या किया जाएगा, इतने गांव को कवर किया जाएगा 2021 से 25, यानी इन 4 सालों में। चलिए, ठीक है, इन 4-5 सालों में। नेक्स्ट क्या है, अयोध्या में बाहर, इसको छोड़ दें, ये तो हो चुका है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की जो अर्हता आयु है इसे घटाकर 50 साल कर दिया है। चूंकि इनकी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले ही कम होती है, इसलिए इसको 60 ईयर्स से घटाकर 50 ईयर्स कर दिया गया है, 50 ईयर्स कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं आज के क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या है। जनवरी से मार्च 2024 के महीनों के लिए 3 वर्षीय शाब्दी जमा पर ब्याज दर 10 आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ए 6.5%, बी 6.7%, सी 6.9% एंड डी 7.1%। तो इसे कर दिया गया है कितना, 7.1% कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बांटे हैं। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 2019, 2020, 2021, 2022। तो यह शुरू की गई थी आपकी 24 अप्रैल 2020 को इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, अयोध्या। तो राइट आंसर अयोध्या हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु को घटाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड के द्वारा यह किया गया है, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 जनवरी को राजस्थान में शुरू हुआ। यह भारत और डैश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, ओमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। सागर परिक्रमा का कौन सा चरण 1 जनवरी को चेन्नई से शुरू किया गया है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो यह था 10वां स्टेज को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, PSLV C58 एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, या एक्सरे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है, एक्सपोसेट मिशन में भारतीय एक्सरे पोलरीमीटर और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग सहित 2 पेलोड शामिल है। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, रात्विक रंजन पांडे, रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया और अभिजीत बनर्जी। तो सी इज योर राइट आंसर। ये इसके सचिव हैं 16वें वित्त आयोग के।
भारत का पहला पूर्ण लड़कियों वाला सैनिक स्कूल डैश में खोला गया है वृंदावन, आगरा, कानपुर, लखनऊ, तो ये हो जाएगा आपका वृंदावन, यूपी के वृंदावन में। 2024 में डीआरडीओ ने अपना डैश स्थापना दिवस मनाया 66, 72, 56, 43, तो ये हो जाएगा आपका 66। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी। 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया। गुजरात सरकार द्वारका में भारत का पहला पर्यटन पनडुब्बी जो है वह पर्यटन शुरू करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया। सेकंड है, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है चीन में। आप इस दोनों पॉइंट को छोड़ दें, इसे छोड़ दें, इसे भी छोड़ दें, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है इसे लॉन्च किया है, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ, इसे भी आप स्किप कर दें। सरकार ने चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगा दी है। दिसंबर को में भारतीय, आप इसे 11 नंबर को स्किप करें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अभय हस्तम लॉन्च किया है, बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एप्लप्लट्स का नया डिजाइन जारी किया। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बने। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चंस क्या क्या है। किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2024। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? अभय हस्तम। किसने गांधीनगर में एनसीडीएफआई के नए कार्यालय का भवन की आधारशिला रखी? अमित शाह। इस पॉइंट को आप लोग स्किप करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव जी। किस राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया? तो गुजरात के द्वारा। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। चलिए, तो ये हो गए आज की क्लास के हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस एंड आई एम सो सॉरी कि आज की क्लास लाइव नहीं हो पाई है। कल मॉर्निंग से आप लोगों की क्लास जो है एज यूजुअल लाइव होगी। देखिए, एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि मेरी जो इन दिनों क्या हो रही है ना कि अभी यूपी की मेंस की रिजल्ट आ गई है, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और आपकी एमपी की भी आ गई है प्लस बिहार की भी आ गई है। तो इन सभी के अभी इंटरव्यू जो है वो पैनल बैठती है और उस पैनल में मेरी थोड़ी भूमिका होती है, जिसके कारण जिस दिन मैं वहाँ चली जाती हूँ तो उसके कारण आपकी मॉर्निंग में क्लास यहाँ नहीं ले पाती हूँ। तो ऐसा जिस किसी दिन होगा तो आपकी वीडियो जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाया करेगी, ओके। क्योंकि अभी लगातार इंटरव्यू जो सेशन जो है ये चलती रहेगी, इंटरव्यू सेशन, ओके। आपकी अभी यूपीएससी की भी लगातार चल रही है, यूपीपीसीएस की चल रही है, यानी जितने रिजल्ट्स अभी मेंस के आए हैं सभी की इंटरव्यू की सेशन चल रही है। तो अगर उस और मेरी व्यस्तता हो जाती है तो उस दिन मैं क्लास यहाँ पर जो है आप लोगों को क्लास लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाती है। मतलब कोशिश तो रहती कि हो जाए, कभी ऐसा हो भी पाता और कभी नहीं हो पाता है। जैसे आज मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई, तो इस प्रकार अगर जिस किसी दिन ऐसा अगर होता है तो आप लोगों को लाइव क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ओके। लाइव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, कल मॉर्निंग में क्लास होगी लाइव, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।